हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। इससे पहले मैं चैप्टर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों डिस्कस कर चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 7 में कोशिश करूँगी ये चैप्टर वाइंड अप कर दें या कंप्लीट कर दें। तो हमने कहाँ तक रीड किया था? लास्ट हमने रीड किया था कि एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को फर्स्ट टाइम क्या किया था, डिस्कवर किया था, और उसके बाद ही इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था। इवर हर्ड ऑफ, जैसा आपने सुना है, इंडिया रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन। इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर माना जाता है। मैन्युफैक्चर वैक्सीन करना मैसिव स्केल, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्केल पे, और वो सप्लाई करता है दैम टू मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों में सप्लाई करता है। इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्ले ए की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट। तो इंडिया के अंदर वैक्सीन कंपनीज हैं वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं कोविड-19 पेंडेमिक के अंदर और ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स के अंदर। अब है बी ए साइंटिस्ट। अगर आप एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, डॉक्टर महाराज किशन मैन, ये हमारे क्या है, वॉज ए वेल नॉन इंडियन डॉक्टर और साइंटिस्ट एज ए सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट टू बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, ही हेल्प प्रमोट साइंस एंड इनोवेशन इन इंडिया। इन्होंने भारत के अंदर विज्ञान और उसके आविष्कार को बहुत प्रमोट किया। की रोल प्ले करा डेवलपिंग द रोटा वायरस वैक्सीन, जो हमारे बच्चों को डायरिया से बचाती थी। अब रोटा वायरस वैक्सीन किसके लिए होती है? डायरिया के लिए होती है। ही बिलीव्ड इन यूजिंग रिसर्च टू क्रिएट अफोर्डेबल हेल्थ केयर। उन्हें विश्वास था कि वो ऐसी हेल्थ केयर बनाए जो हर कोई उसे अफोर्ड कर सके। मेड ए बिग डिफरेंस इन इंडिया हेल्थ एंड बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर। ये सबसे बड़ा अंतर बना हमारे भारत के हेल्थ में और बायोटेक्नोलॉजिकल सेंटर में। अब किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक, इन आवर इम्यून सिस्टम फेल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शन डिजीज वी फॉल इन। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर हमें इन्फेक्शन डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं करता तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम पास के किसी डॉक्टर से जाते हैं, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन में क्या देता है? एंटीबायोटिक्स देता है, जो उन बैक्टीरिया को मारते हैं और हमें क्या करते हैं, उस डिजीज से ठीक करते हैं। एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बिकॉज द टारगेट पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो हमारी जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ही मारती हैं, दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन और अदर एनिमल सेल, जो इंसानों से और एनिमल सेल से बहुत अलग है। दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस और डिजीज काज बाय प्रोटोजोआ। ये हमारे वायरस और जो प्रोटोजोआ से डिजीज काज बैक्टीरिया हैं उनसे क्या करती है? अफेक्ट नहीं करती। विच मीन्स आप जो एंटीबायोटिक जिस बैक्टीरिया के लिए लोगे ना, वो इसी ही बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। आगे आ जाते हैं, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट। आप एक वैज्ञानिक की तरह सोचिए। सबसे पहले एंटीबायोटिक आई थी पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन को डिस्कवर करा था 1928 में हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो थे जिन्होंने लंदन से, ठीक है, वाही स्टडिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, ही नोटिस दैट ए मोल्ड ऑन ए डिस्कार्डेड पेट्री डिश। उन्होंने क्या करा, एक हार्मफुल बैक्टीरिया नोटिस करा अपनी पेट्री डिश पे और बैक्टीरिया को स्टॉप ग्रो करने से रोकने की कोशिश करी। तो ही रियलाइज दैट द माउथ रिलीज ए सबस्टांस दैट किल द बैक्टीरिया। तो उन्होंने देखा कि उनका जो मोल्ड है जो रिलीज कर रहा है सबस्टांस को, वो उस बैक्टीरिया को मार रहा है। तो उन्हें एक चांस मिल गया डिस्कवरी करने का, कि डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करना यूज़ किया था। अब एंटीबायोटिक इफेक्टिव होते हैं प्रोटेक्टिव अस अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंड हैव सेव्ड मिलियन ऑफ लाइफ सिंस देयर डिस्कवरी। इनकी डिस्कवरी के बाद बहुत सारे लोगों की जान बचाई गई। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हैज़ टू लीड ए डिक्लाइन इन देयर इफेक्टिवनेस, और इसके प्रभाव को धीरे धीरे कम कर दिया गया। नाउ ए डेज देयर आर न्यू हेडलाइन। आज के समय में नई हेडलाइन बने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये एक तरह का फिनोमिना है जहाँ पे बैक्टीरिया अर्लियर किल्ड होता है और एक एंटीबायोटिक फाउंड होती है जो सर्वाइव करती है और मल्टीप्लाई करती है, जिसमें ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक्स के द्वारा। ये हमें मदद करता है कॉमन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को, रिस्क को बढ़ाने में, प्रोलॉन्ग इलनेस और इवन डेथ को रोकने में क्या करता है? हेल्प करता है। अब आगे क्वेश्चन आता है, हाउ डू एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस स्प्रेड इन द कम्युनिटी। अब इस चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं वो समाज में फैलती कैसे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दो, टेकिंग एंटीबायोटिक व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। अब आप एंटीबायोटिक नहीं लोगे जब आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो सबसे पहला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन द बैक्टीरिया एंड एनिमल से। सबसे पहले हमारे गाय हैं, ठीक है, आपके जो हैन है जो नॉनवेज खाते हैं, उसके बाद वो क्या बनता है, उससे दूध बनता है, मक्खन मिलता है, एग्स मिलते हैं। फिर वो एक्सपोजर होता है किसके द्वारा?
फैमिलीज़ के द्वारा। अब यहाँ पे दूसरा क्या करता है, स्प्रेड थ्रू इन ए क्रॉप फील्ड मैन्योर एंड फेसिस। अब कहता है कि जो हमारी फसलें होती हैं, आप देखो काऊ डंग है जिसका खाद बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वहाँ से क्या होता है, फसलों में क्या करता है, फैलता है, फसलों से किस में जाता है, आपके ह्यूमंस में जाता है। सिमिलरली अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ, रेजिस्टेंस इन ए ह्यूमन बॉडी, इंसान का इंसान के कॉन्टैक्ट में आना, ह्यूमन का ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में, और मे हैव इलनेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक पर्सन बेड पे है, बीमार है, वो क्या करता है, आपका हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको ठीक करेंगे, और वो पेशेंट क्या करता है, घर में आता है, और घर में आने के बाद अगर उसको केयर ना मिले अच्छे से तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है, वहाँ बैक्टीरिया फैलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की एक चेन बताई हुई है कि किस तरह से वो चेन वर्क करती है, कि घर के हमारे मेंबर में से एक मेंबर बीमार पड़ गया, उसे हमने क्या कर दिया, हॉस्पिटलाइज किया इलनेस की वजह से, हॉस्पिटल में क्या किया, उसको ट्रीटमेंट किया, ट्रीटमेंट करने के बाद मान लो स्प्रेड इन हॉस्पिटल थ्रू डर्टी सरफेस, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल्स में साफ़ सफाई नहीं है बिल्कुल भी, तो वहाँ से पेशेंट कहाँ जाएगा, घर जाएगा, घर से फिर वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलेगा, तो वो क्या हो जाती है, आपकी जो कम्युनिटी होती है या हमारे जो बैक्टीरियाज़ की कम्युनिटी होती है वो धीरे धीरे फैलनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.7, लेट अस इन्फर स्टडी द इन्फोग्राफिक गिवन इन फिगर 3.5। हमने 3.5 का फिगर को अब यहाँ से एनालाइज करेंगे। हाउ डू यू थिंक द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैज़ बिन डेवलप इन बैक्टीरियल पैथोजेंस। अब ये कैसे डेवलप करता है आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो इनके लिए क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए इनको घटाने के लिए। तो टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, अब इसके प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए। व्हेन प्रिस्क्राइब बाय ए डॉक्टर, जब एक डॉक्टर के द्वारा बताई गई हो, करेक्ट डोज हो, राइट ड्यूरेशन टाइम हो, तभी लेनी चाहिए। मान लो आपको कोई मेडिसिन दी डॉक्टर ने, 4 घंटे के बाद आपने लेना, तो वो ड्यूरेशन पीरियड आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अवॉइडिंग अननेसेसरी यूज़, बेवजह आपको एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। कीप एंटीबायोटिक इफेक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशन, उनको आप फ्यूचर जनरेशन के लिए रख सकते हो। ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम क्या है हमारा, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, जो हमारे भारत में बहुत सालों से चला हुआ और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करता है। अब इसको नेचुरल सबस्टांस में भी यूज़ करते हैं, हर्ब्स में, ऑयल्स के अंदर। अब इस डायग्राम की बात करते हैं, हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। सबसे पहले जो माइक्रोबीज होते हैं वो रेजिस्टेंस करते हैं एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक उन बैक्टीरियाज को मार देती है और वो क्या करते हैं, गुड बैक्टीरिया प्रोटेक्ट करते हैं हमारे इन्फेक्शन से। एंटीबायोटिक ग्रो करती है बैक्टीरिया को और क्या करती है, टेक ओवर ले लेती है। सम बैक्टीरिया ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू अदर बैक्टीरिया काजिंग मोर प्रॉब्लम। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, और प्रॉब्लम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एंटीबायोटिक बार बार ले रहे हो, जब आप एंटीबायोटिक इंक्रीज करोगे ना, तो आपकी बॉडी के अंदर आपके जो बैक्टीरियाज हैं वो भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स आप उस एंटीबायोटिक के हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। आई नीड एंटीबायोटिक, अभी एक तरह से आपको कन्वर्सेशन दिखाई हुई है कि मुझे एक एंटीबायोटिक चाहिए, मेरे गले में क्या है, शोर है, दर्द है और फीवर है, तो यू मस्ट ए प्रिस्क्रिप्शन। आपको अब यहाँ पे जो डॉक्टर है या आपका जो मेडिकल वाला है वो कहता है आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिख के लेके आओ, मैं तभी आपको मेडिसिन दूंगा। आर यू गिविंग एंटीबायोटिक टू योर कैटल। अब एक औरत से पूछा जाता है कि क्या आप अपनी गायों को एंटीबायोटिक देते हो, तो वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी गायों को एंटीबायोटिक नहीं देती। अब कहता है कि नेक्स्ट पूछा जाता है, नो नो डोंट गिव एंटीबायोटिक इंजेक्शन टू योर कैटल। अब ये कहते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपकी गायों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप करने का मतलब क्या होता है कि मान लो आप एंटीबायोटिक देते हो, अगर गाय को कुछ भी नहीं हुआ तब भी आप उससे एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो जो वो मिल्क प्रोडक्शन होता है ना, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, उसमें इन चीज़ों की हैबिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा एंड मिनरल फॉर मैनेजिंग इलनेस, ये इलनेस को मैनेज करते हैं और प्रोमोटिंग रिकवरी, फोकस करते हैं हेल्थी लाइफस्टाइल पे, बैलेंस डाइट पे। वाइल दिस सिस्टम कैन हेल्प विद सम कंडीशन, कुछ कंडीशंस में वेलबींग बनाते हैं। दे मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर ऑल डिजीज, ये हर डिजीज़ के लिए इफेक्टिव नहीं है, ना ही हर स्टेज के लिए। कई डिजीज़ के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हम थेरेपीज करते हैं जो फोकस करते हैं मैनेजिंग सिम्टम, इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू मेडिकेशंस। आप लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, रिहैबिलिटेशन करेंगे, मतलब अपने आसपास का माहौल बदलेंगे, तो हर डायग्नोसिस और कंटिन्यू केयर से तो आप कंट्रोल कर सकते हो डिजीज़ के प्रोजेक्शंस को और प्रिवेंट कर सकते हो कॉम्प्लिकेशंस को। विच मीन्स अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सुधारते हो, आप जिम वगैरह जाते हो या आप सुबह मेडिटेशंस करते हो, टाइम से उठते हो, तो स्क्रीन टाइम लेस लेते हो, तो आपको कम से कम बीमारियाँ आएंगी। इट मीन्स आपने यहाँ पे रीडिंग में करा था, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है ना, दुर्घटना से सावधानी भली। तो सेम हमारा इसी चैप्टर में यही समझाने की कोशिश की गई है। आई होप
आपको इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे से समझ आई हो। आज मैंने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इस चैप्टर की रीडिंग समझ में आई है तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।